वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा कि थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला वीडियो डालने में, बिकॉज मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में था और थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी। आज भी मेरा गला खराब है, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा अगर साउंड पूरा क्लियर ना आए। लेकिन मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि इसको आज हम थ्योरी जो पार्ट 2 है, कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन, उसको हम हिंदी में आज कवर कर दें। मैं फिर से बोलूंगा, इंग्लिश में हमने पूरा पूरा सिलेबस ही डाल रखा है, सिलेबस। और हिंदी में हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर वर्जन है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा, जो वीडियोस का साइज है वो थोड़ा छोटा कर रहे हैं, और इसके अंदर हम एक्सेल भी डाल रहे हैं। पिछले जो इंग्लिश के वीडियोस हैं उसमें एक्सेल इंक्लूडेड नहीं था, बट हिंदी वाले वीडियोस में हम एक्सेल भी इंक्लूड कर रहे हैं। और कुछ कुछ वीडियोस मैंने एक्सेल के अंदर इंग्लिश में भी बना रहा हूँ मैं। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि पहले हम एक बार पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर लें, और उसके बाद अगर जैसा होगा कि फिर जो केस स्टडीज हैं और जो एक्सेल हमें इंग्लिश में डालने हैं वो भी हम डालेंगे। तो देखिए, अब जहाँ समय खराब ना करते बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये पूरा सिलेबस है कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन, और हमने यहाँ तक जो पहले 4 पॉइंट्स हैं ये हमने ऑलरेडी सेशन नंबर 1 में कवर कर दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है और इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने डाले हुए हैं, वैल्यूएशन अप्रोच अपना है, और रियल एस्टेट वैल्यूएशन हो गया, इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच, अगर आपने वो कवर नहीं किया और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप कर रहे हैं आज की वीडियो पे, तो अपना समय खराब कर रहे हैं। और कोई फायदा नहीं है उस चीज से, बिकॉज सारी चीजें इंटरलिंक हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ एक स्पेसिफिक पैटर्न में पढ़ने के लिए, क्योंकि पर्पस हमें ये है कि हमें एग्जाम पास करना है कम से कम समय और कम से कम मटेरियल और कम से कम एनर्जी लगा के। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, घूमते रहेंगे, और सारी चीजें इंटरलिंक है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक है। अगर आपको फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप उसके अंदर जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर वो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी हमने बताई है, उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज ये एग्जाम पास नहीं होगा। ये भी एक टॉप 10 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसमें से एक ये मिस्टेक है। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं टॉप 10 मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज के सेशन में हम जो रिमेनिंग पार्ट है, कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, और आने वाले सेशंस में हम लोग एग्जांपल्स और केस स्टडीज भी इसमें कवर करने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा, 2 केस स्टडीज हम इसमें आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, जिसमें 2 केस स्टडीज बिल्कुल सेम रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा एक वर्ड डिफरेंस रहेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा केस स्टडी का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं थी अब कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली है, बट कॉम्प्लिकेशन क्या है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले अगर एग्जामिनर आपको एक केस स्टडी में 4 कॉन्सेप्ट लगा रहा था, अब वो 6 कॉन्सेप्ट लगा रहा है, अब वो 8 कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो कॉन्सेप्ट सारे सिलेबस के अंदर से ही है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन बढ़ी है, और साथ में कुछ डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, जस्ट टू इंश्योर, जस्ट टू चेक कि आपको ये पता है कि इस डाटा को यूज नहीं करना है। तो जो डाटा केस स्टडी में दिया हुआ है सारा यूज नहीं करना है, कुछ डाटा गार्बेज है, आपको वो समझना पड़ेगा। और वो कब समझेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा डाटा यूज करना है, कौन सा डाटा यूज नहीं करना है। और जब उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ चीजें इन बिटवीन बिटवीन द लाइंस लिखी रहती हैं केस स्टडी में, जो आपको समझना पड़ेगा। कॉमा फुल स्टॉप से केस स्टडी हिल जाती है पूरी की पूरी। तो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या समझा रहा है, किस तरह से। और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मल्टीपल डिफरेंट नाम से बोली जाती हैं, मतलब एक ही है लेकिन उसके 4-5 वर्ड्स हैं, तो वहां पर वो कंफ्यूज करता है, और उसके अंदर छोटा सा कोई चीज डाल देगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा केस स्टडी का रूप बदल जाता है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने के बाद 2 केस स्टडीज करें, आने वाले सेशंस में करेंगे, जो बहुत हेल्पफुल होंगी। और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ये चीजें समझ में आएंगी कि जरा थोड़े से वर्ड से कैसे केस स्टडी बदल जाती है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन ये ऑब्सोलेंस के बारे में बात करते हैं कि ऑब्सोलेंस क्या होती है और इसमें किस किस टाइप की ऑब्सोलेंस होती है। तो थ्योरी क्वेश्चन इसमें से काफी हद तक आ जाता है, क्योंकि कोस्ट अप्रोच में थ्योरी कम है, तो थ्योरी इसमें से आने की संभावना पूरी रहती है। तो पहले समझते हैं ऑब्सोलेंस क्या है। ऑब्सोलेंस इज a स्टेट where a building is no longer wanted even though it may be in a good condition। तो मतलब क्या है कि बिल्डिंग की कंडीशन ओके है,
लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो उसकी जरूरत नहीं रही आपको। ठीक है, अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि बिल्डिंग खत्म हो गई, तो इस केस में बिल्डिंग तो है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी नीड है, वो खत्म हो गई। जब हम आगे एग्जांपल देखेंगे और डिटेल में देखेंगे इसको, और ब्रॉडली स्पीकिंग चार तरह की ऑब्सोलेंस होती है: फंक्शनल ऑब्सोलेंस, इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, फिजिकल ऑब्सोलेंस। तो अभी को स्टेप बाय स्टेप चारों में से एक एक ऑब्सोलेंस को हम समझते हैं। फंक्शनल ऑब्सोलेंस क्या होता है बेसिकली? कई बार एक बिल्डिंग जिसकी कि बिकॉज ऑफ ओल्ड प्लानिंग या फिर आउटडेटेड डिजाइन आज की डेट में उसकी जरूरत खत्म हो गई। तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा हमको। बेस्ट एग्जाम्पल है चौल। बॉम्बे के अंदर चौल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही कॉमन था। तो चौल में क्या होता है, कमरे बने होते हैं लाइन से, एक कमरा, और उसका जो वॉशरूम है वो कॉमन होता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था बॉम्बे में बड़ा प्रिवेलिंग था। आज भी कुछ चॉल्स बॉम्बे के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि एक चॉल आप देखें, उस चॉल का स्ट्रक्चर अच्छा है कि 50 साल 60 साल है, 10 20 साल पुरानी चॉल है, 25 साल पुरानी चॉल है, और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो सकता है 20 30 साल हो। लेकिन चॉल में लोग रहना पसंद नहीं करते, और उसकी यूटिलिटी या रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है। इसलिए उसके अंदर जो इस फैक्टर की वजह से ऑब्सोलेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑब्सोलेंस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एन ओल्ड पैलेस, जैसे कि पुराना घर हो, कोई मकान, कोई महल हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो सकता है, बट उसमें कोई रहना पसंद नहीं करता। राइट। तो अब ये जो, जैसे जयपुर में कुछ ऐसे महल हैं और राजस्थान में है कुछ इस तरह के पुराने महल हैं, जिनको उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, अब वो बेसिकली एज ए हाउस उसमें रहना पसंद कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब उसको आप थोड़ा रेनोवेट करके, थोड़ा ब्यूटीफाई करके होटल बना देंगे, तो वो उसमें डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो फंक्शनल ऑब्सोलेंस हो गई स्ट्रक्चर की, लेकिन उसमें लिवरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कि 5 6 10 कम फ्लोर का बिल्डिंग है। तो ऑफिस बिल्डिंग है मान लीजिए, और उसमें लेकिन उसमें लिफ्ट नहीं है, एलिवेटर नहीं है। तो उसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ लिफ्ट, या उसमें लिफ्ट बनाने का प्रोविजन ही नहीं है, या लिफ्ट है नहीं। तो इसलिए उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इस तरह की यूटिलिटी जो कम होगी उसको ऑब्सोलेंस को बोलते हैं फंक्शनल ऑब्सोलेंस। तो एग्जाम्पल के रूप में ये समझ में आती है। और इसमें कीवर्ड क्या है? डज नॉट मीट प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट। तो आपको अगर थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शनल ऑब्सोलेंस क्या है, तो आपने ये कीवर्ड ढूंढना है उसके अंदर। और कभी कभी एग्जाम्पल भी दे देता है कि साहब ये एक टाइप का ऑब्सोलेंस है, कौन सा है, फंक्शनल है, ऑब्सोलेंस है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इनमें से एग्जाम्पल में से कोई ना कोई आपको थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप ध्यान रखिए। डिक्लाइन इन प्रॉपर्टी वैल्यू ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे उसकी यूटिलिटी कम हो रही है प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जोनिंग चेंजेस, रिसेशन, एडवर्स ट्रैफिक चेंजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक न्यूसांस टाइप प्रॉपर्टीज लाइक जेल, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारी प्रॉपर्टी के पास बन जाए। तो इसमें कीवर्ड आपने ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसकी वजह से वैल्यू कम हो रही है, तो वो इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये फैक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर थ्योरी ना पूछे और एग्जाम्पल पूछे, तो इन दैट केस एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सॉरी, एक प्लॉट के ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है, और वो कमर्शियल जोन एरिया में है। मतलब उसकी जोनिंग जो है वो कमर्शियल है, लेकिन जो प्लॉट है उसके ऊपर घर जो बना हुआ है वो आपका रेजिडेंशियल है। तो इसके अंदर आपने हाबू यूज नहीं किया, बिकॉज कमर्शियल जो बिल्डिंग बनती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। राइट, कमर्शियल लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन आप उसको फुल यूटिलाइज ना करके, कमर्शियल यूज ना करके, उसको आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं। तो उसमें हाबू नहीं है। मैंने बोला पिछला वाला आपने नहीं पढ़ रखा, आपको पता नहीं है हाबू क्या होता, तो अभी इसको समझ नहीं पाएंगे।
हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, ये ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम्स पीछे जो हमने कोर्सेज किए वहां पे हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एक को समझते हैं डिके या डिटोरेशन या डिलिपिडेशन, तीनों एक ही बात है ये, ऑफ बिल्डिंग लीडिंग टू ह्यूज रिपेयर कॉस्ट। तो बिल्डिंग में कोई इस तरह का अगर मैटर आ गया तो उसमें रिपेयर की कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें। इफ रेंटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन a particular area falls severely either due to bad neighborhood or due to migration of population to a newly developed town centers having better amenities। मान लीजिए किसी बिल्डिंग के एरिया में वहां पर जो नेबरहुड है वो चेंज हो गया, और वहां पे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग आके बसना शुरू हो गए, और या फिर किसी तरह का नुकसान स्टार्ट हो गया, जैसे सीवर प्लांट लग गया, या कोई गार्बेज स्टोरेज सेंटर खुल गया बाजू में, या कोई ऐसा कोई बिल्डिंग बन गई जिसमें कि बहुत साउंड आती है, राइट? तो फिर वो लोग वहां से रहना रहना पसंद नहीं करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। या माइग्रेशन भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन से। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिटी में से, जैसे भोपाल में वो गैस कांड हुआ था, तो वहां पर लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, राइट? तो उस तरह का कुछ अगर इस तरह का होता है कि वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है फॉर एनी रीजन, तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज लोग रहेंगे नहीं, प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जाएगी। तो वो भी इकोनॉमिक ऑब्सोलेंस के अंदर ही कैटेगराइज होगा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, इसमें क्या देखिए, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लाइन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फॉर वर्कमैनशिप। एग्जांपल समझते हैं इसमें, जैसे कि लोड बेयरिंग बिल्डिंग हो गया, टिम्बर स्ट्रक्चर आर टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोल्यूटेड एंड पीपल प्रेफर आरसीसी बिल्डिंग। तो आज की डेट में जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे आरसीसी के बनते हैं। लोड बेयरिंग पहले बना करते थे, और जो लकड़ के मकान बना करते थे वो पहले बना करते थे। आज की डेट में उनकी वैल्यू कम हो गई है और लोग पसंद नहीं करते हैं ये स्ट्रक्चर, इसलिए तो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो लोग पसंद करते हैं कि आरसीसी स्ट्रक्चर बनाए जाए, जो मोर मोर ज्यादा, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रांग होंगे, मोर लास्टिंग होंगे, तो वो बेटर पसंद करते हैं लोग। इसलिए लोड बेयरिंग और टिम्बर स्ट्रक्चर का अगर बिल्डिंग रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वुडन विंडो बेसिकली जो पहले है, पहले वुडन विंडो लकड़ी के जो विंडोज बनते थे वो यूज किया करते थे। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, एल्यूमिनियम की विंडोज भी आनी शुरू हो गई हैं, फैक्ट्री से बन के आती हैं, फिट कर दो उसमें लगा दीजिए। तो इसके बाद जो जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स थे पहले, उसको वेस्टर्न, अब देखिए मेजोरिटी घर के अंदर आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा। ये बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है। तो अगर इस तरह का कोई ऐसा चीज है जो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है और लोग पुराना पसंद भूल रहे हैं और नया पसंद कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ अगर एग्जांपल आपको आता है तो आपने टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में डालना है। और कीवर्ड इसमें क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी, वर्कमैनशिप और प्रोडक्ट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिजिकल ऑब्सोलेंस, इसमें कीवर्ड क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका कीवर्ड है। तो इट गेट्स एस्केलेटेड ड्यू टू पुअर और डेफर्ड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब जो बिल्डिंग आपके पास है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं आप, या फिर उसकी मेंटेनेंस को डेफर कर रहे हैं, डिले डिले कर रहे हैं। मतलब भी आपने डिसाइड किया अभी हर 3 साल में 5 साल में पेंट करना है, लेकिन आप 20 साल तक पेंट नहीं करवाएंगे उसको मान लीजिए, तो आप तो ऑब्वियसली उसके अंदर दिक्कत आएगी बिल्डिंग में, राइट? डिग्री ऑफ फिजिकल ऑब्सोलेंस डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक मैनर ऑफ यूसेज, environmental aspects, natural forces aspect, accidental aspects। तो किस किस स्पीड से वो फिजिकल डैमेज होगा उस पे, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से आप यूज कर रहे हैं उसको, उस उस जो जिस 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 एरिया में बिल्डिंग बनी हुई है उसकी आबो हवा कैसी है, पोल्यूशन लेवल कितना है, एसिड रेन कितना है, टेम्परेचर में कितना अप एंड डाउन है, वेरिएशन कितना है, इस बाजू में समुद्र है और उसका खारा पानी अगर टच कर रहा है क्या। तो बहुत सारे फैक्टर इस तरह के होते हैं, इसकी वजह से आपका जो वियर एंड टियर है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए समझते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली इज द डिक्रीज और लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटोरेशन, यूज, वियर एंड टियर, डिके एंड ऑब्सोलेंस। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में गिरावट है, मतलब कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी ड्यू टू जो इसमें स्ट्रक्चरल में डिटोरेशन है, मतलब स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा, उसका यूज होता है नॉर्मल, वियर एंड टेयर भी होता है उसका, स्ट्रक्चर का अपने आप जो अपने आप से चीजें खराब होंगी उसके अंदर, राइट? और ऑब्सोलेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ इट।
तो ये आपने ध्यान रखना है। देयर वे इसमें और इसमें बेसिकली ये 5 मेथड जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लगते हैं, जिसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। हम हर एक मेथड को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और विद एग्जांपल उसको समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, या फिर लीनियर मेथड, या फिर डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये चारों मेथड एक ही हैं। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड आपको कॉमनली एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर डब्ल्यूडीवी भी यूज करता है, कभी कभी ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड रेयर मिलेगा आपको, बट आ सकता है। और लीनियर मेथड भी आपको ये इसमें यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट कई बार, स्ट्रेट लाइन मेथड लीनियर मेथड, तो दोनों सेम लगता है देखने में, लेकिन सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो आपने ध्यान रखना है इसको कि स्ट्रेट लाइन मेथड अलग है और लीनियर मेथड मतलब कि कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं, इसको तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। सिंकिंग फंड मेथड, क्वांटिटी सर्वे मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ये वाली मेथड से भी कभी थ्योरी क्वेश्चन या एक नंबर का एग्जांपल इसमें से आ जाता है। इसमें आपका केस स्टडी आ सकता है, सिंकिंग फंड मेथड के अंदर केस स्टडी आ जाता है कभी कभी। और परसेंटेज कॉस्ट मेथड के अंदर आपको बड़ा एग्जांपल आ सकता है नॉर्मली, 2 नंबर 4 नंबर का एग्जांपल भी इसमें से आ सकता है। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो आपका हर एक साल में सेम रहेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स से क्या हो गया, जो उसका नंबर है, परसेंटेज नहीं। अगर 100 रुपए का डेप्रिसिएशन है तो वो 100 रुपए हर साल 100 ही रुपए रहने वाला है। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, ओरिजिनल कैपिटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू सी, माइनस स्क्रैप और साल्वेज वैल्यू। देखिए स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू डिफरेंट होती है बेसिकली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू रियल एस्टेट वैल्यूएशन के अंदर। लेकिन इस वाले मेथड में कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन जहां हम बात करेंगे या एग्जांपल दे रखा है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना है। स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू को अगर कुछ भी दे रखा है एग्जामिनर ने, आपने उसको माइनस कर देना है उसके अंदर से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं करना है कॉस्ट अप्रोच वाले मेथड के अंदर। बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस होता है। और हमने पीछे एक केस स्टडी की थी जहां पर हमने इसका एप्लीकेशन भी देखा था कि स्क्रैप वैल्यू होगा तो क्या निकालेंगे और सॉल्व वैल्यू होगा तो कहाँ पे यूज करें, क्या क्या होगा सेम क्वेश्चन के अंदर। वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पास्ट में, किसी में केस स्टडी एग्जांपल में कहीं हमने कवर किया है। एन क्या है, इकोनॉमिक और इफेक्टिव लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमने टाइप्स ऑफ लाइफ जो है, रिमेनिंग लाइफ, एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ये सारी लाइफ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन के अंदर, या फिर पिछले सेशन में हमने इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पर इफेक्टिव लाइफ कितनी बिल्डिंग की है वो निकालेंगे। और डी क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन, जो हमें निकालना है एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो उसमें कीवर्ड क्या है, एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। डब्ल्यूडीवी मेथड में आपका यहाँ पर क्या है, पिछले एसएलएम मेथड में आपका डेप्रिसिएशन का एब्सोल्यूट अमाउंट जो था वो कांस्टेंट था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एब्सोल्यूट डेप्रिसिएशन अमाउंट कांस्टेंट था, और लीनियर मेथड में डेप्रिसिएशन परसेंटेज अमाउंट जो परसेंटेज का है, परसेंटेज डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, ना कि एब्सोल्यूट अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। तो एसएलएम में परसेंटेज डिफरेंट वेरी करेगा, इसमें आपका अमाउंट वेरी करेगा। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी इसकी, ये फॉर्मूला है, सी एम इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय एस वी डिवाइड बाय सी रेज टू पावर एम डिवाइड बाय एन। तो सी क्या है, जो पिछले मेथड में यूज किया था हमने, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिप्लेसमेंट वैल्यू। और उसके बाद एस वी क्या है, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। दोनों में से कुछ जो भी दे रखा है एग्जाम में, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। एन क्या है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, पूरी इकोनॉमिक लाइफ क्या है। और एम है आपका प्रेजेंट एज ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपका, ये सब डालेंगे फॉर्मूले में तो आपका सीएम मतलब कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपकी निकल आएगी इसमें से। पिछले मेथड में हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, इसमें यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा,
सी माइनस सी एम। देखिए, जैसे हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको फॉर्मूलाज की रट्टे 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 मारने ना पड़े और याद ना करना पड़े याद आपको, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि जहाँ तक संभव हो पाए कि आप उस फॉर्मूले को किसी लॉजिक से याद कर सकें और उसकी डेरिवे हम लोग इंजीनियर्स हैं तो डेरिवेशन निकालना हमारे ब्लड में है। पूरी इंजीनियरिंग हमें डेरिवेशन ही सिखाया जाता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप सिंपल एपी सीरीज जीपी सीरीज अगर याद रखिए, याद है आपको, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज याद है, तो आप कोई भी फॉर्मूला मोस्टली आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसका अगर आप भूल भी जाएं तो ये मेथड से डेरिवेशन आप एग्जाम के अंदर ही कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको ऐसे समझिए आप, इसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की एज एन ईयर्स है, ठीक है, 50 साल तक उसकी एज है उस पूरी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की। तो अगर हमें उसका साल्वेज वैल्यू निकालना है, आज हम बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए 100 रुपए 100 रुपीज की इसकी, या सी वैल्यू उसकी है आज की डेट में, और 50 साल के बाद उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 50 साल बाद वैल्यू कितनी है, सैलरी वैल्यू कितनी आएगी उसकी 50 साल की लाइफ के बाद, और डेप्रिसिएशन अगर डी है मान लीजिए, करेक्ट। तो अगर हम कंपाउंड जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उससे अगर हम माइनस करेंगे, कंपाउंडिंग फॉर्मूला जो रहता है उसमें अगर हम डालेंगे वैल्यू और प्लस की जगह यहाँ माइनस यूज कर देंगे, जो फॉर्मूला हमने क्लास 8 में सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, तो सैलरी वैल्यू क्या आएगी, सी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 1 - डी, क्योंकि यहाँ पे घट रही है डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हर साल घटेगा इसलिए माइनस लिए हैं यहाँ पे रेज टू पावर एन। तो इस फॉर्मूले के अंदर से अगर हम सारा खोल के इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल आएगी 1 - s/c रेज टू पावर 1/n। ये इसी फॉर्मूले का रिवर्सल है, बेसिकली ये मैथमेटिक्स है सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मान लीजिए हम 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें अब यहाँ पे डी मिल गया। डी की वैल्यू ये है, उसमें क्या आएगा, जितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मल्टीप्लाई बाय 1 - डी रेज टू पावर एम। तो एम मतलब कि जो करंट एज है, एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द बिल्डिंग, और डी की वैल्यू जब इसमें डालेंगे, ये जो हमने निकाली वैल्यू, इसको जब हम यहाँ पे डी इनपुट इनपुट करेंगे, यहाँ डालेंगे और उसको खोलेंगे प्रॉपरली, तो जो हमने फॉर्मूला पिछली स्लाइड में समझा था वही फॉर्मूला निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, सिंपल अपना जो क्लास 8 में हमने सीखा था वही दिमाग में रखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये केस स्टडी कहीं भी खोल सकते हैं, कर सकते हैं आप। और इसमें से आप ये मान के चलिए, ये वाला जो आपको स्लाइड है, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन 100% एग्जाम में आएगी। या तो आपको एग्जाम्पल आएगा या फिर किसी केस स्टडी में ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ये होना ही होना है यूज। थर्ड मेथड जो है वो सिंकिंग फंड मेथड है। तो ये भी काफी हद तक यूज होता है, इसमें से भी केस स्टडी आने की संभावना है। सिंकिंग फंड मेथड हम 2-3 बार पहले भी यूज कर चुके हैं, काफी केस स्टडीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा से हम कर रहे हैं इसको। आगे आने वाले उसमें स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन जो हमारी रहेंगी उसके अंदर हम एग्जाम्पल केस स्टडी भी देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो ये डिफरेंस क्या है इसमें, पहली बात तो क्या है, इसको आप यूज करने के लिए जहाँ पे परमानेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग है, बहुत लंबा स्पैन है बिल्डिंग का, उसको मेथड को वहां यूज कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एग्जामिनर बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। जो भी एग्जाम्पल केस स्टडी आएगा वहां लिखा रहेगा ये मेथड से आप उसको वैल्यू निकालिए। हाँ, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में इतना पूछ सकता है आपसे कि सिंकिंग फंड मेथड आपने कहाँ यूज करना है, कहाँ प्रेफर करेंगे एज ए वैल्यूअर। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच हैव प्रिटी लॉन्ग लाइफ स्पैन, उनके इसमें हम प्रेफर करेंगे इसको। ये आपको नॉलेज थ्योरी के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद क्यों क्यों करना है अभी परमानेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बिल्डिंग होती है बेसिकली इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होता है, फॉर एग्जांपल। अच्छा क्यों है ये, क्योंकि जब भी हम नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो शुरू में मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती चली जाएगी तो मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको समझा जाता है कि ये बेटर मेथड है, जो कि एक्चुअल रियलिस्टिक जो फिगर आती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि वो बोल रहा साहब आज बिल्डिंग बनाई आपने 100 रुपए की, 50 साल की लाइफ है, अगर 0 साल वैल्यू पकड़ते हैं उसकी तो 2 रुपए हर साल कट जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड।
राइट, उसने ये ज्यूम करा, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। जब नया स्ट्रक्चर बनता है हो सकता है 5-10 साल तो उसकी मेंटेनेंस बहुत कम हो, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होगी तो मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। तो इसमें इस सिंकिंग फंड मेथड के अंदर ये आपका कंसिडर इस चीज को कर लेता है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर पकड़ते हैं, उसमें वो उसने ये तो पकड़ लिया परसेंटेज वाइज कि एब्सोल्यूट टर्म शुरू में कम होगा या बाद में ज्यादा होगा, वो तो उसने पकड़ लिया। उसमें अदर, क्योंकि इसने परसेंटेज कांस्टेंट पकड़ी है 2%, तो बेस इफेक्ट की वजह से जो शुरू का होगा वो ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में निकल के आएगा, जो भी गलत है। मतलब प्रैक्टिकली एस्पेक्ट प्रैक्टिकली नहीं है। अब इसमें तीसरी चीज क्या होती है, जो आपका डेप्रिसिएशन है उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट इनकम भी होती है। तो वो बेसिकली जो सिंकिंग फंड के लिए आप जो पैसा बाजू में रख रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगेगा, कुछ बैंक में रखेंगे पैसा तो वो इंटरेस्ट को भी कंसिडर करता है। तो अब ये इसमें आपने कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि सिंकिंग फंड मेथड जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कम पकड़ता है इनिशियल ईयर्स में। पहला चीज तो ये है। और सेकंड चीज आपका जो है इंटरेस्ट इनकम ऑन सिंकिंग फंड, ये भी ये कंसिडर करता है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। एएसएफ एसएफएफ का फॉर्मूला ये है, इसका डेरिवेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि एनुअल सिंकिंग फंड या सिंकिंग फंड फैक्टर, जो कि दोनों एक ही बात होती है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। यार ये फॉर्मूला हम पीछे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इनकम अप्रोच के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, इसलिए दोबारा से नहीं छेड़ेंगे इसको। आईएस क्या है, इंटरेस्ट अर्न ऑन सिंकिंग फंड, और एन क्या है, टोटल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद एपीए कैसे निकालेंगे इसके अंदर से, एपीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपका सम एक्रूड of depositing accrued sum of depositing rupees 1 for m year where m is age of the building। तो अगर हम 1 रुपया डालते हैं m नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, तो जो एपी आएगा वो आपका ये फॉर्मूले से आएगा। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर ये आपने एस एफ एफ और एपीए निकाल लिया, तो उसके बाद जो डिप्रिशिएशन आएगा, परसेंटेज डिप्रिशिएशन, जो कि आज की एज है, वो एस एफ एफ मल्टीप्लाई बाई एपीए मल्टीप्लाई बाई 100, ये निकल के आएगा आपका परसेंटेज डिप्रिशिएशन एज ऑफ नाउ। उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिप्रिसिएशन जो स्टेप 3 में निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारा हम पहले पीछे वाले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। और एनपीवी क्या निकल के आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अमाउंट। तो आपका ये आज की जो वैल्यू है वो निकल के प्रॉपर्टी की आ जाएगी इस फॉर्मूले से। देखिए क्वांटिटी सर्वे मेथड में आपका कोई केस स्टडी एग्जांपल आने की बहुत संभावना है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। बट एग्जाम में दे रखा है, थ्योरी पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि ये भी एक मेथड है। और इसमें अगर एग्जामिनर पूछ लेता, कभी कभी ये पूछ लेगा कि होता क्या है बेसिकली। तो बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस वैल्यूअर जो है estimates certain amount of depreciation for each year based on some logic। तो अब इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि आप बस वो वैल्यूअर का अपना एक एस्टिमेशन है, वो अपना जस्टिफिकेशन डाल देगा। ऐसा मुझे पहले महीने में, पहले साल में, अगर 100 रुपए की बिल्डिंग है, पहले साल मुझे 2 रुपए का पकड़ना है डेप्रिसिएशन, अगले साल मैं इसको 2 रुपए पकड़ूंगा, तीसरे साल में 3 रुपए पकड़ूंगा, चौथे साल में मैं 3.5 रुपए पकड़ूंगा, वट जो भी उसका मन करे। लेकिन एक लॉजिक देगा उसमें कि मैं किसी साल में कम ज्यादा क्यों पकड़ रहा हूँ, वो पकड़ के, वो एज्यूम करके, वो एक एब्सोल्यूट टर्म्स में उसमें डिप्रिसिएशन पकड़ेगा और उसमें जस्टिफिकेशन डालेगा। इसलिए इसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये प्योरली जजमेंटल है, वैल्यूअर की डिस्क्रिशन के बेस पे। तो इतना ही वो एग्जाम में आपसे पूछेगा, इसकी आगे पीछे कुछ पूछने वाला है नहीं। पांचवा मेथड आपका होता है सम ऑफ डिजिट मेथड्स। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके आपको फॉर्मूलाज जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगे, पर मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ यही फॉर्मूला इसमें फाइनल है, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। इसमें आपको मैक्सिमम 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर किस्मत खराब हुई आपकी तो। अदरवाइज ये इसमें से क्वेश्चन, मेरे एक बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं पहली दूसरी बार किस टाइम आया था, लेकिन एक एक एग्जाम्पल इसमें से आया था। तो ये मेथड जो है, ये इनिशियल ईयर्स में लोअर डेप्रिसिएशन देगा, और बाद वाले जो साल है उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा। लाइफ ऑफ बिल्डिंग मान लीजिए n है, प्रेजेंट एज ऑफ बिल्डिंग मान लीजिए m है, तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन इन mth ईयर, ये एक पर्टिकुलर, ये
एम मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है, एक स्पेसिफिक ईयर के अंदर निकाल के देगा आपको ये। तो क्या होगा, m डिवाइड बाय समीशन ऑफ n। तो अभी n का एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एपी सीरीज कैसे निकालना है। अदरवाइज क्लास 8 में हमने सीखा है एपी सीरीज जीपी सीरीज। तो ये फॉर्मूला इसमें डाल देंगे जब इसके अंदर, तो ग्रॉस डिप्रिसिएशन कैसे आएगा, सम ऑफ डीएम। तो ये फिर अगेन अगेन दोबारा सीरीज हो गया यहाँ पे। तो m प्लस वन मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n। तो ये दो फॉर्मूलों को आप रट्टा मार लीजिए इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन नहीं करेंगे, मैक्सिमम एक नंबर का इसमें से एग्जाम्पल आपको आ सकता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक छोटे छोटे वर्ड्स की में एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएटेड कॉस्ट, ये दो कीवर्ड्स हैं। इसको आपने जहां पर भी डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएट का कुछ वर्ड आ जाए, आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि डेप्रिसिएशन पूछ रहा है या डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पूछ रहा है। तो दोनों में अंतर है। तो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने डेप्रिशिएटेड निकाला और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। इस छोटे से फॉर्मूले की वजह से अच्छी अच्छी केस स्टडीज खराब हो जाती हैं और स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप केस स्टडी में गलती नहीं करेंगे। अब देखिए ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस में की डिफरेंसेस क्या है। इसके अंदर से भी थ्योरी क्वेश्चन आपको आ जाता है, ताकि ये कॉन्सेप्ट का आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस में क्या क्या चीज में डिफरेंस है, की डिफरेंसेस क्या है। तो पहला रीजन, डेप्रिसिएशन इज बेसिकली देयर इज a physical loss in the value of property due to its use, wear and tear and decay। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस क्या है, देयर इज a loss in value of property due to change in design, fashion in structure of other properties, change in utilities, demand and also specific detrimental influences। तो अब रीजन बेसिकली डेप्रिसिएशन का ये होता है कि फिजिकल लॉस है, ठीक है। और ऑब्सोलेंस किस कारण से होती है कि डिजाइन, टेस्ट, स्ट्रक्चर, उसमें मल्टीपल रीजन आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये रीजन हो सकता है। क्वांटम क्या है, कितना अमाउंट में डेप्रिसिएशन होगा, ऑब्सोलेंस होगा। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है बेसिकली वो नॉर्मली एज से लिंक होगा, जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। और ऑब्सोलेंस जो है उसके अंदर आपका जो बेसिकली डिपेंड करता है कि नॉर्मल प्रोग्रेस इन आर्ट्स, एडिक्वेसी ऑफ प्रेजेंट एंड ग्रोइंग नीड्स। तो उसका एज से कोई रिलेशन नहीं है। इट डिपेंड्स कि लोगों का टेस्ट कैसा है, आज की नीड्स क्या है, फ्यूचर नीड्स क्या है। तो उसके बेसिस पे ऑब्सोलेंस हो सकता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है, प्रॉपर्टी का नहीं है बट मैं आपको बोलूंगा, ऐसे कि मोबाइल फोन है। जैसे आपको याद होगा पेजर फोन आए थे बहुत पहले, तो वो 3 से 6 महीने में ऑब्सोल्यूट हो गए थे। पेजर फोन आए और चले गए एकदम से, बिकॉज टेक्नोलॉजी एकदम चली गई वो, क्योंकि इमीडिएटली बाद उसके बाद ही फोन, मोबाइल फोन आ गए। लेकिन देखिए मोबाइल फोन जो नोकिया वाला आया था, बटनों वाला फोन आया था, वो काफी समय रहा था, लगभग 2 4 5 साल रहा। उसके बाद फिर सैमसंग ने अपने कुछ निकाले फोन, ट्रेंडी से धीरे धीरे वो पॉपुलर हुए। और फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, फिर एप्पल के फोन आए। तो वो वहां पर ऑब्सोलेंस थोड़ा धीरे धीरे हुआ, लेकिन जो पेजर था उसका ऑब्सोलेंस बहुत फास्ट हो गया। तो ऑब्सोलेंस का एज से कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसके बाकी फैक्टर्स हैं कि ऑप्शंस क्या है कस्टमर के पास, उसकी नीड्स क्या है, और टेस्ट किस तरह से बदल रहा है सोसाइटी का, जल्दी हो लेट भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन जो है, अगर हम उसकी एज ऑफ द बिल्डिंग से कोरिलेशन करें तो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन होता है, ज्यादा एज होगी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन ऑब्सोलेंस का एज, बिल्डिंग की एज से कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। इनमें से देखिए थ्योरी क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। आपने ये सारे पॉइंट्स जो हमने बुलेट बना के रखे हैं उसको दिमाग में फिट करना है। कैलकुलेशन मेथड, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं करने के लिए, लेकिन एब्सोलेंस को निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है। एब्सोलेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
सो यहीं पर हम थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आज का सेशन देखने के लिए। आशा करते हैं आपको थ्योरी पूरी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन कॉस्ट अप्रोच की बात पकड़ेंगे और उसमें हम सारे पर्पस को कवर करेंगे और उसमें हम आपका जो कुछ बोनस कंटेंट भी है जो आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जो आईबीबीए के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें उसमें कवर नहीं है, लेकिन उसके अंदर से भी हम कुछ केस स्टडी आती है, तो वो थोड़ा सरप्राइज है। जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन वो 3 मार्क का जरूर है, लेकिन उसमें से केस स्टडी आती है, काफी हद तक संभावना होती है और वो बोनस कंटेंट से भी केस स्टडी कभी कभी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।